नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो फिर केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी। केजरीवाल ने कहा है कि ये कहकर केंद्र ने हमारी योजना खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली थी, लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के लिए 5 बार अप्रूवल लिया था। केजरीवाल ने कहा कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। तब केंद्र ने कहा कि योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता, हमने इसका नाम बदल दिया। बावजूद इसके केंद्र ने इस योजना को खारिज कर दिया। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हमारी इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्ति नहीं की है। जब कोर्ट में आपको हमारी योजना के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट के बाहर अब इस योजना को खारिज क्यों किया जा रहा है? अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? दिल्ली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है? उन 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुने? वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया था। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने राशन योजना पर झूठ बोला है। केंद्र सरकार होम स्टेप डिलीवरी राशन योजना को नहीं रोक रही है। संबित पात्रा ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपनी बात में कहा है कि मोदी सरकार दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रही है और घर घर राशन रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना की तरफ से दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रही है। 2 योजनाओं के तहत दिल्ली को अनाज का कोटा मिला है। गेहूं पर दिल्ली सरकार का 2 रुपए, केंद्र का 23 रुपए खर्च होता है। चावल पर दिल्ली का 2, केंद्र का 33 रुपए खर्च होता है। दिल्ली सरकार किसी दूसरी योजना के तहत घर घर राशन भेज सकती है। ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है, जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है, उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते। जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है।
किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन के घपले, राशन माफिया सबके बारे में बात की। बंधुगण, आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना? ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे। तो ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा विवाद रोज नया मोड़ ले रहा है। ताजा विवाद ब्लू टिक को लेकर हो रहा है। वहीं इस मामले पर अब राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बीच मतभेद अब और बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को करारी मात दी। वहीं भारत चीन के रिश्तों को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सवाल किया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि भारत और चीन के रिश्तों में कुछ मसले ऐसे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के बीच हमेशा ही कुछ ना कुछ मुद्दे होते ही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं। दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में वो दोनों ही सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोनों ही बेहद जिम्मेदार शख्स हैं और वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि अपने बीच आने वाली किसी भी समस्या का समाधान खोज लेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि किसी और स्थानीय ताकत को इनके बीच दखल नहीं देना चाहिए। वहीं कोरोना संक्रमण से देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर देश के 11 राज्यों में से 6 हिमालयी राज्यों में है। इनमें उत्तराखंड की मृत्यु दर हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा है। उसके बाद नागालैंड में कोरोना मृत्यु दर ज्यादा है। तो 5 जून तक सर्वाधिक मृत्यु दर वाले हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के बाद नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर हैं। उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर 2% के आसपास है। हिमालयी राज्यों में कोरोना मृत्यु दर का अत्यधिक होना बेहद चिंता का विषय है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मानवीय हानि ने हिमालयी राज्यों में जन स्वास्थ्य बदहाली की कलाई भी खोली है। उनके मुताबिक जन स्वास्थ्य के मामले में सभी हिमालयी राज्यों में कमोवेश एक जैसी स्थिति है। देश के सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले राज्यों में 6 पर्वतीय राज्य हैं। वहीं 7 सदस्यीय केंद्रीय दल आज 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। ये दल चक्रवाती तूफान यास के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एस.के. शाही के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज सबसे पहले दक्षिण 24 परगना जिले में पहुंचेगा और तूफान के कारण हुए नुकसान का जायजा लेगा। साथ ही वहां के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होगी। उसके बाद अगले दिन टीम पूर्व मोदनीपुर जाएगी। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास ने 26 मई को ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि चक्रवात यास की वजह से 20,000 करोड़ रुपए से। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी और वरिष्ठ नेता विवेक बंसल। हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के एडिटर आशीष अग्रवाल ने उनसे खास बातचीत की और हरियाणा से लेकर यूपी तक की राजनीति पर भी वो चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना स्थिति पर कांग्रेस की क्या रणनीति है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू आशीष जी। शुक्रिया साहिल, स्वागत है विवेक बंसल जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
हरियाणा में जो हालात रहे, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते आप कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, जितना मैंने इस दौरान जो मेरी समझ में आया, जो मैंने जो गहराई में जाकर देखा कि ये सरकार इसके लिए जो दूसरा संक्रमण हो या पहला संक्रमण की लहर हो, उसकी तैयारी सरकार ने पर्याप्त रूप से नहीं की थी। या तो इन्होंने इसकी अनदेखी की या इसकी गंभीरता को ये नहीं समझ पा रहे थे, और इनका जो भी है, इनकी प्राथमिकता थी वो तो यही जाने। पर लेकिन इस दौरान जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हुआ है कोविड के संक्रमण के दौरान, वो अपने आप में इसका सानी नहीं मिलती। आधुनिक भारत में कहा जाए या कहीं भी दुनिया में, मेरे ख्याल से जो भी विकास वे अपने को दावा करते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, या ये दावा करते हैं कि हमने एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण किया है जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर नागरिक को पर्याप्त मात्रा में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो। ऑक्सीजन जिस तरीके हरियाणा सरकार का आरोप है, हरियाणा सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पूरे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सहयोग करने की बजाय आलोचना के अलावा कोई भी सरकार का साथ नहीं दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, सिर्फ आलोचना करता रहा? देखिए, मैं आपसे इस पे ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हमारी प्रदेश अध्यक्षा ने उनको चिट्ठी लिखी थी जिसमें सहयोग की भावना प्रकट की थी, और उन्होंने कहा था कि एक विपक्ष का एक बैठक इसको बुलाई जाए जिसमें विपक्ष के नेता हों, और एक रणनीति बनाई जाए कि कैसे इस संक्रमण की लहर का सामना किया जाए। पर मुझे बड़ा खेद है ये कहते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक उनको जवाब दिया, जिसमें ये कहा गया था कि आप तो सिर्फ आलोचना करते हैं। और लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष, एक स्वस्थ आलोचना, सकारात्मक आलोचना को सहज स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष के सुझावों का आत्मसात करना चाहिए, और उसके पश्चात उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि विपक्ष ने कुछ सुझाव या आलोचना, सिर्फ आलोचना पर, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से ये मानकर बैठे हैं कि विपक्ष के हमें सुझाव स्वीकार ही नहीं करने हैं, और उन सुझावों को स्वीकार करने में आप ये महसूस करते हैं कि हमारी या तो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची या हमारे स्वाभिमान को, तो शायद बात नहीं बनती। और यही देखने में आया जब उनसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब ये कहा गया। हरियाणा में सर्वदलीय बैठक को लेकर भी विवाद हो रहा है, हरियाणा में सर्वदलीय बैठक को लेकर भी विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने जो पत्र उनको लिखा उसमें सिवाय आलोचना के कुछ भी नहीं था। उनकी भाषा ऐसी थी पत्र की कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देखिए अगर भाषा भी अगर उन्हें उस भाषा से कोई विरोध है, उस भाषा से के बारे में उनको अगर ये महसूस होता है कि ये विपक्ष को नहीं लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से आम जनता का कल्याण या आम जनता को के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना या व्यापक सोच अनिवार्य है जनता को, जिससे लाभ मिल सके। और बैठक बुलाने में क्या हानि थी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। क्या वो विपक्ष को अपने साथ नहीं बिठाना चाहते, या वो अपने आत्मसम्मान में कोई कमी देखते हैं? अगर विपक्ष, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर विपक्ष उनके साथ बैठेगा, मेरे हिसाब से एक अच्छा संदेश जाता हरियाणा प्रदेश की जनता में कि सुझाव लिए गए, और फिर हम भी शायद उतनी आलोचना की स्थिति में ना होते अगर हमारे सुझावों का क्रियान्वयन और स्वीकार किया। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त का अभाव है मेरे पास। बंसल साहब, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, हरियाणा में संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? कब तक जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की घोषणा जो है वो मुमकिन है? देखिए, समय सीमा में इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि हम लोग इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे।
दूसरी लहर जो संक्रमण की आई, कोविड की आई, जी उसने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। पर लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, हम उनका सामना करते हुए उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ये प्राथमिकता है। और जहां एक तरफ ये संगठन प्राथमिकता है, पर लेकिन हमें जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है। जो संक्रमण है उसको भी हमें देखना है कि जनता को हम जितना अपने साधनों से, सीमित साधनों से, संगठन के साधनों से उनको लाभ पहुंचा सकें, उनको राहत पहुंचा सकें, वो भी हमारी प्राथमिकता। तो दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं और प्रयास ये है कि इन दोनों विषयों पर हम बहुत जल्दी सफलता पाएंगे। संगठन की दृष्टि से आपने कहा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी। मानकर चलें कि 2021 में हरियाणा कांग्रेस की जिला स्तरों पर नई टीम खड़ी होगी। 2021 के अंदर ये हो जाएगा सर? बिल्कुल, बहुत उससे भी बिल्कुल। ये तो आपने बहुत लंबा समय दे दिया मुझे। ये इसका गठन बहुत शीघ्र होगा। आपने वो कहा ना समय सीमा नहीं है, इसीलिए मैंने पूरे साल की बात कर दी। हाँ चलिए, बहुत आपकी मेहरबानी। मैं इसे आपकी अपेक्षाओं से कहीं जल्दी हम लोग इसको गठन करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि संगठन गठित हो, संगठन सशक्त हो, संगठन स्वस्थ मर्यादाओं को, लोकतंत्र की मर्यादाओं का निर्वाह करे और जिससे कि जनता को लाभ पहुंचे और सरकार को उसकी खामियां या उसको आईना दिखा सके कि यहाँ सरकार ने गलतियां की हैं और उसको सुधार सके। समीकरण कैसे होंगे नई टीम के? ये छोटा सा मैं आपसे अंत में जरूर पूछना चाहूंगा, कैसा समीकरण होगा? सभी लोगों को, सभी समुदाय को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चला जाएगा? बिल्कुल, बिरादरी का समीकरण नजर आएगा ये? बिल्कुल सबको साथ लेके सब जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और उन लोगों का खास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो हरियाणा कांग्रेस के जो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।